Okay, recording is on. Okay, after that, wait for 1 minute. Just we will start. Okay, so welcome दोस्तों in this channel Concept with सुनील। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, जो कि हम लोग ये डिस्कस किए थे कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं या एलिमेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो उसका न्यूक्लियस है वो डिफ्यूज होता रहता है। मतलब एटम उसके क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और टूट टूट कर क्या करते हैं, दूसरे अदर आइसोटोप का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होगा, तीन तरह की तरंगे निकलती हैं जिसे रेज बोलते हैं आप लोग, अल्फा रेज, बीटा रे एंड गामा रेज। तो तीन टाइप की तरंगे निकलती हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर 82, है ना, एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें एक तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि जो उनका न्यूक्लियस होता है ना, या जो न्यूक्लियस के अंदर जो एटम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं, है ना। और वो आपस में टूट टूट के क्या करते हैं, स्टेबल ना होके नए आइसोटोप का निर्माण करते हैं। और उसमें से एक अदृश्य टाइप की अल्फा, बीटा एंड गामा रेज क्या करती हैं, स्केप होती हैं, निकलती हैं। तो इस तरह के तत्वों को क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक। अब रेडियो एक्टिव तत्व का जो जनरली क्या होता है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, अदर कंपेयर टू अदर ऑर्बिट में जितना भी स्थान होता है। लेकिन जो इसका न्यूक्लियस वो स्टेबल नहीं होता है। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल ना होने के पीछे क्या कारण है ना। उसके पीछे कई कारण है। नंबर एक कारण ये हुआ कि उसमें जो एटम्स पाए जाते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, वो क्या करते हैं कि वो दो दो के पेयर में नहीं होते हैं, है ना। दो दो के पेयर में ना होने की वजह से क्या करते हैं, वो आपस में उनका विखंडन होता रहता है। तो वो ट्राई करते हैं कि दो दो के पेयर में रहे। ठीक है, जिसके कारण ये हुआ। दूसरी चीज, आप कैसे पहचानेंगे कि रेडियो एक्टिव जो तत्व है, तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है और कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसको पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो होता तरीका है कि आपका एन बाई पी का रेशियो, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है, अगर 1.55 से अधिक है, तो आप वो जो तत्व होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्व होगा। ठीक है, मतलब एन बाई पी का रेशियो इक्वल टू 1.55 से अगर अधिक है, तो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव तत्व होगा। और अगर उसका वो क्या होगा, कम होगा, तो वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। दूसरा चीज ये है कि अगर एटॉमिक नंबर 82 से, ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक वाले जितने भी एलिमेंट है, उनमें सभी में रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक। एक और चार्ट होता है जो स्टेबिलिटी चार्ट होता है, स्टेबिलिटी बट उसको बोलते हैं, है ना। ये मेनली क्या रहता है कि आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो, जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, है ना, और प्रोटॉन कम होते जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है। अब क्या रहता है, इसमें से एक एटम टूट के अलग दो तीन अपने से अधिक दूसरे एटम का निर्माण करता है। जैसे भी अल्फा रे निकलती है या बीटा रे निकलती है या गामा रेज निकलती है, ये डिसिपेट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एक अल्फा रे निकलती है, तो उसके एटॉमिक नंबर में कितने का वेरिएशन आता है, दो एटॉमिक नंबर का वेरिएशन आता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका क्या है कि यूरेनियम है, यूरेनियम 92 और 238, है ना। 92 उसका एटॉमिक नंबर और 238 उसका एटॉमिक वेट। तो अगर उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो वो कितना बनेगा, 92 से कितना आ जाएगा, सीधे 90 आ जाएगा, है ना। और ऊपर क्या होगा, एक से चेंज होगा, मतलब 237, है ना, और इधर 90। तो इस टाइप से क्या रहता है, किसी टाइप से फिर थोरियम वगैरह नए अलग आइसोटोप्स का क्या होता है, निर्माण निर्माण होता है। तो बीटा अगर निकलता है, एक रेज अगर मान लीजिए बीटा रे
निकलती है, स्केप होती है, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर में वेरिएशन आता है कितना का था, 1 का वेरिएशन आता है। ठीक, तो ये चीज हो गया कि जो हम लोग प्रीवियस बात किए थे कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल क्यों होता है। ठीक, अब आगे आज हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ की बात करेंगे, मतलब अर्ध आयु। अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको पता है कि जो कोई भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व है तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, मतलब वो विखंडित होता रहता है, उसके परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं, वो आपस में टूट टूट कर क्या होंगे, जब दूसरे तत्वों का निर्माण करते हैं, दूसरे उसमें जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट रहे होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव तत्व है, उसके कितने हैं, स्टार्टिंग में प्राइमरी में उसके अंदर जो एटम है, कितने एटम है, 10 एटम है। अब वो क्या होगा, उसके अंदर तो प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ऑटोमेटिक किसी के बिना डिस्टर्ब किए ही उसका उसमें विखंडन होता रहता है, उसके किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम जो होते रहते टूटते रहते हैं और नए आइसोटोप का निर्माण करते रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 10 थे वो धीरे 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 5 बचेंगे, है ना। तो वही उसी चीज को बोला जाता है हाफ लाइफ, मतलब अर्ध आयु। इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है ताकि आप इसको क्लियर समझ पाए। क्या लिखे हो इसको समझिए। जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या उसके प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उसे उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा है उसको समझिए। क्या बोल रहा है, जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व की परमाणुओं की संख्या उसके प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स पाए जाएंगे। अब वो एटम क्या हो रहा है कि वो एटम आपस में क्या होता रहता है, डिफ्यूज होता रहता है, डिफ्यूज होकर नए तत्वों का निर्माण करते हैं। तो जो स्टार्टिंग में इसके अंदर तत्व रहे, परमाणु रहे होंगे, एटम, वो स्वाभाविक सी बात है क्या होंगे, कम होते जाएंगे, है ना। तो उस जितने समय में जो प्रारंभिक वैल्यू थी, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू थी, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू 10 एटम थे, अब 10 एटम को मान लीजिए कि एक साल या 1 मंथ लग गया उनको क्या होने में, आधी होने में, मतलब 5 बचे, 5 एटम बचे, 5 क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो वही बोल रहा है कि जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या उसके प्रारंभिक मान की आधी रह जाए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 10 एटम थे और बाद में कितने बचे, तो उसकी आधी बचे, 5 बचे, तो उसके उसमें जो टाइम है ना, वो क्या टाइम है, उसी टाइम को बोला जाता है हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये ज्यादातर जनरली हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ही पाया जाता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अपन जो हाफ लाइफ होता है उसे डिनोट किया जाता है टी हाफ से, T1/2 से दर्शाते हैं, जिसका फार्मूला होता है टी हाफ का 0.693 अपॉन लेमडा, है ना। अगर आपको निकालना है किसी भी तत्व का क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, तो उसको निकालने का ये आपके पास फार्मूला है। अभी अपन कुछ इससे क्वेश्चन करेंगे, है ना। जब अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से अपन कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट सॉल्व करेंगे, कि देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यहाँ पे दी हुई है हाफ लाइफ ऑफ आ वेरियस एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव तत्व है उनकी हाफ लाइफ पूछ ली जाएगी एग्जाम में कि कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूरेनियम वगैरह है उनका मैंने दिया है, ताकि एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। जैसे यूरेनियम 238 है, इसका हाफ लाइफ होता है 4.5 बिलियन ईयर्स। बिलियन ईयर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले होता है देखो मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, फिर होता है 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। ठीक है, फिर होता है 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 खरब। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन में हो। तो मतलब बिलियन मतलब 1 अरब, ठीक है, ट्रिलियन मतलब 10 खरब। ओके, तो जो यूरेनियम 238 है इसका जो हाफ लाइफ है कितना होता है, 4.5 बिलियन ईयर्स, है ना।
हाफ लाइफ है इसकी, फुल लाइफ कितना उसका मल्टीपल, ठीक है 4.5 बिलियन ईयर्स। जनरली यूरेनियम U38 ही पाया जाता है, बाकी U35 वगैरह को इनरिचमेंट करके क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा जैसे यूरेनियम 235 का अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी हाफ लाइफ क्या है, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि यूरेनियम 235 का हाफ लाइफ कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 700 मिलियन ईयर्स। 700 मिलियन ईयर्स, मैंने बताया कि 1 मिलियन ईयर बराबर कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख के, तो 700 का मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से, तो आपको वो निकल आएगा कितने ईयर्स। तो ये हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235 इज 700 मिलियन ईयर्स। यूरेनियम 234 का कितना होता है 25,000 ईयर्स। फिर इसी तरह होता है आपका रेडियम, है ना, टू रेडियम का कितना होता है हाफ लाइफ 1600 ईयर, है ना, 1600 ईयर्स। थोरियम का कितना होता है, थोरियम का होता है अबाउट 14 बिलियन ईयर्स, अबाउट कितना 14 बिलियन ईयर्स। पोलेनियम का आपका कितना होता है, पोलेनियम हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसका हाफ लाइफ देखिए सबसे कम पाया जाता है कितना 138 डेज, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर देखते हैं अपन की नेक्स्ट में आगे चल के क्या कौन कौन सी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज इसमें होता है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसम्यूटेशन का हिंदी में मतलब होता है परिवर्तन या रूपांतरण, है ना। इसका क्या कॉन्सेप्ट है परिवर्तन या रूपांतरण का, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ द वन केमिकल एलिमेंट इनटू द अदर अदर केमिकल एलिमेंट लाइक यूरेनियम 235 कन्वर्टेड इनटू द थोरियम 234। ओके, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे रेडियो एक्टिव तत्व है ना, उसमें क्या करता है कि जो अभी बताया मैंने कि न्यूक्लियस आपका क्या करता है विखंडित होता रहता है, दूसरे तत्वों का क्या करता है निर्माण करता है। कब निर्माण करता है, जब उसमें से 3 प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज को क्या करता है ये डिसिपेट करता है। तो इसी की जब वो कोई अल्फा रेज डिसिपेट करेगा या बीटा रेज डिसिपेट करेगा, तो उससे क्या होगा कुछ नए तत्वों का निर्माण करेगा। अब जब भी समझिए कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अगर रेज अल्फा रेज या बीटा रेज किसी भी रेज का क्या कर सकता है उत्सर्जन करता है या डिसिपेट करता है, तो आप समझिए कि वो नए तत्व का निर्माण कर रहा है। जैसे यूरेनियम 230 आपका यूरेनियम 235 क्या करता है, अगर अल्फा पार्टिकल को क्या करता है रिलीज करता है ना, तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो उससे किसका निर्माण होता है, उससे तो इसका निर्माण होता है आपका किसका थोरियम का, थोरियम 234 का, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ट्रांसम्यूटेशन आर द रूपांतरण, है ना, या परिवर्तन। तो ट्रांसम्यूटेशन क्या है या रूपांतरण क्या है, यह वह प्रोसेस है जिसमें से एक रेडियो एक्टिव तत्व दूसरे रेडियो एक्टिव तत्व का क्या करता है निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका ट्रांसम्यूटेशन, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व पढ़ रहे हैं, तो हमको रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो आप सुनते हो तो उसका यूज कहाँ है ना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज ये है, ठीक है। एक मैं आपसे क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जैसे रेडान गैस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर 3 है आपका लोडीन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका रेडियम, ठीक है। तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा तत्व आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। एक ऑप्शन और ले लेते हैं कार्बन 14, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए यूजेस देखते हैं यूरेनियम के यूज क्या है। आप सभी लोगों ने अभी तक इसका जनरली नाम सुना ही होगा कि यूरेनियम है। जनरली जो यूरेनियम होता है यूरेनियम 238 पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है यूरेनियम 238 का। इसको इनरिचमेंट करके इसको क्या किया जाता है बनाया जाता कन्वर्ट किया जाता है 235 में, और 235 का ही ज्यादातर यूज किया जाता है आपका कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या किया जाता है कि इनमें एटम्स की आपस में क्या किया जाता है टक्कर कराते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर पावर में एज अ फ्यूल के रूप में किसका यूज किया जाता है यूरेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टरों को न्यूक्लियर जो शिप है, सबमरीन है ना, और आपका फाइटर जेट है, ऐसा उनका इंजन बना दिया गया है, न्यूक्लियर इंजन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के, जो कि लगातार पावर को क्या करता रहे, प्रोड्यूस करता रहे। तो जहां जहां भी न्यूक्लियर पावर की जरूरत, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है, वहां वहां पे एक्ट एज अ फ्यूल के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम क्या है, हाईली टॉक्सिक आपका क्या है, यह एक मेटल है। ठीक है, और इसका अगर पूछता है कि कलर कैसा होता है, तो सिल्वरी व्हाइट कलर का पाया जाता है। ठीक है, अगर यूरेनियम की मात्रा अगर ज्यादा डिसिपेट हो रही है, तो इससे मानव को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मानव के लिए क्या ये हार्मफुल है? यस, एग्जैक्टली, ये मानव के लिए बहुत हार्मफुल है। इसकी वजह से, यूरेनियम की वजह से मानव के जो बोन होते हैं, बोन कैंसर हो सकता है, मतलब हड्डियों का कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से लीवर और किडनी डैमेज हो सकती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है। इसलिए जहां भी यूरेनियम वगैरह का यूज किया जाता है, बहुत अच्छे से इसका क्या किया जाता है, प्रिकॉशन रखा जाता है, सेफ्टी का विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि ये ह्यूमन में फैल ना सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्मफुल ना हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट है आप लोगों के सामने थोरियम। थोरियम नहीं, थोरियम, थोरियम के बाद थोरियम रहेगा, और उसके साथ पोलेनियम रहेगा और रेडियम रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं थोरियम। थोरियम 232 यूजेस। थोरियम का निर्माण मैंने बताया कि इसका आइसोटोप है, जब वो अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है, उससे थोरियम नया रेडियो एक्टिव तत्व बनता है। ठीक है, उस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, चलिए थोरियम के बारे में जानते हैं कि थोरियम का यूज कहाँ कहाँ होता है। एज अ थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव, इट्स यूजेज जो कि मेनली लाई इन द न्यूक्लियर फ्यूल एप्लीकेशन। ये भी यूरेनियम की तरह न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में क्या होता है, इसका भी यूज किया जाता है ना। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, विशेषकर इसका यूज ऐसे याद रखिए कि जो थोरियम होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंसेस, जो कैमरे में आपके लेंस वगैरह बनाए जाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी थोरियम का क्या होता है, यूज होता है। एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को बनाने में यूज होता है। एंड यूजेज एज एन एलॉइंग एलिमेंट इन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू कास्ट अ टंगस्टन वायर इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ एलॉय बना करके टंगस्टन जो मेटल होती है, वायर वगैरह होती हैं, जहाँ ज़्यादा हीट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि टंगस्टन, पता है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है कितना, 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके आपके जो बल्ब वगैरह होते हैं, तो इसके फिलामेंट में टंगस्टन का ही फिलामेंट यूज किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ये क्या कर सकता है, हीट को बियर कर सकता है। तो जहाँ हमें हाई कैपेबल मटेरियल की जरूरत होती है जो कि हीट को बियर कर सके, है ना, या करंट हाई, ज़्यादा करंट ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ जरूरत है, तो हम लोग टंगस्टन वायर का यूज करते हैं। तो उसकी जो कोटिंग वगैरह में ऊपर लगाया जाता है, तो उसके किसका हम लोग यूज करते हैं, मैग्नीशियम के साथ एलॉय के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसका, थोरियम का। ठीक है, तो थोरियम के दो जगह यूज है, कोटिंग के रूप में यूज है, और दूसरा कैमरे के लेंसेस वगैरह बनाने में क्या किया जाता है, थोरियम का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका रेडियम, है ना। रेडियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने, है ना। तो इसमें देखते हैं कि रेडियम का यूज कहाँ कहाँ होता है। रेडियम के अगर आपसे कोई बोले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा रेडियम इधर है, रेडियम का यूज इस तरह होता है। ठीक है, जैसे मैंने थोरियम का बताया, यूरेनियम का रहा, ताकि बेसिक आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए, है ना। तो ये 19 सेंचुरी के आसपास जो आपका रेडियम था, इसका एडिटिव के रूप में यूज होता था, है ना। एडिटिव्स के रूप में यूज होता था, जैसे किसमें, आपका टूथपेस्ट वगैरह में और हेयर क्रीम में एडिटिव्स के रूप में जो एक्स्ट्रा चीजें उसमें क्या करती थी, ऐड किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता था, है ना। और ये तो पोर्टेबल न्यूक्लियर उसके लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, है ना। रेडियम का यूज किया जाता है पोर्टेबल। और रेडियम इज आल्सो यूज इन द किसमें, मेडिसिन टू प्रोड्यूस रेडॉन गैस। रेडॉन गैस को अगर प्रोड्यूस करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, रेडियम का यूज करते हैं।
ठीक है, क्योंकि रेडॉन गैस भी आपका क्या, उसमें भी रेडियो एक्टिव जो वो होती है, क्वालिटी होती है, वो पाई जाती है। ठीक है, also used to get for the cancer treatment, okay, at the beginning of the beginning of the 19th century, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका भी यूज होता है, किसका, रेडियम का। एक और है आपके पास रेडियो एक्टिव तत्व जिसका यूज किया जाता है किसके, कैंसर के इलाज में। उसका आप आंसर बताइए कमेंट में, कौन सा तत्व है। वो तत्व है आपका कोबाल्ट 16। ठीक है, फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है यूजेज ऑफ पोलेनियम। ठीक है, पोलेनियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव तत्व है, जिसका मैंने हाफ लाइफ बताया 138 डेज होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है पोलेनियम का। पोलेनियम देखिए, एमंग द एलिमेंट लिमिटेड यूजेज, ओके, आर द एलिमिनेटिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द मशीनरी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द मशीनरी में अगर स्टैटिक चीजें हैं तो उसको हटाने में। एंड फोटोग्राफिक जो फिल्म है उसके ऊपर अगर डस्ट वगैरह जम जाता है तो उसको हटाने में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन बोथ द एप्लीकेशन द पोलेनियम must be carefully sealed to protect the users, and the element is also used as a lightweight heat source for the thermoelectric power in the satellite। सैटेलाइट में अगर हीट सोर्स चाहना होता है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में, तो इसका यूज किया जाता है, किसका, लाइट वेटेड होता है, पोलेनियम का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे स्पेस एप्लीकेशन में भी इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। फर्दर देखते हैं। फर्दर बस इतना ही है पूरा स्लाइड आपका। और ये रही बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता चल गया कि यूरेनियम का ये यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। वाइट कलर का मेटल है, और मतलब सिल्वरी वाइट कलर का मेटल है। और दूसरी चीज़ है इसमें कि आपका उसमें नुकसान क्या है, बोन कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है। और इसके अलावा इसके जितने जहाँ जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होगा वहाँ वहाँ पे इसका क्या होगा, यूज आपको मिलेगा। दूसरा चीज हम लोग देखें कि थोरियम होता है, तो थोरियम का एप्लीकेशन, थोरियम का यूज कहाँ होता था, लेंस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है थोरियम का। जो कि लेंसेस यूज किए जाते हैं आपके, उसमें कैमरा वगैरह में लगाए जाते हैं वो लेंस, तो वो सब यूज किए जाते हैं। और तीसरा फिर हम लोगों ने रेडियम का देखा और पोलेनियम का देखा। रेडियम जो था तो उसका स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी एडिटिव्स के रूप में यूज किया जाता था आपको, जो कि हेयर क्रीम वगैरह में होता था। और इसमें आपका टूथपेस्ट वगैरह में यूज किया जाता था। फिर आता है आपका पोलेनियम। पोलेनियम हाईली रिएक्टिव तत्व है, जो कि क्या किया जाता है आपका, थर्मो इलेक्ट्रिक उसमें हीट सोर्स के रूप में सैटेलाइट वगैरह में यूज किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स पे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को वो कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं उस पर आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन की ये दिक्कतें हैं। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।